दुनिया भर के बाजारों से आज शुरुआत करने के लिए है कमजोरी के संकेत। अमेरिका में 600 अंकों की गिरावट रही, लेकिन आज का टॉक ऑफ द टाउन है कच्चा तेल, जहां कल दिखा जबरदस्त ऐतिहासिक उतार चढ़ाव क्या उतार ही उतार, $40 नेगेटिव तक ट्रेड करता हुआ दिखा क्रूड। आज रहेगा यही फोकस में। तो कमजोर शुरुआत के आसार, उसके बाद किस तरफ बढ़ेंगे, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और वर्क फ्रॉम होम की लिस्ट को ज्वाइन करते हुए मैं हूं आज दीपांशु भंडारी भी। अनिल जी, अब तो हम दोनों की वैसे तो देखें तो फासला दूर नहीं है सर, हम दोनों का घर आसपास ये 2 किलोमीटर की रेंज में ही रहते हैं, पर हाँ अब वर्क फ्रॉम होम है तो थोड़ा डिले होगा, थोड़े ऑडियो शो होंगे, तो हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि इसको हमारे साथ बेयर करें सर। आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं सर, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। देखिए, अहम ट्रिगर्स में आज के लिए सबसे पहला और बड़ा ट्रिगर तो वही है जो है कच्चा तेल का। कच्चा तेल पूरी दुनिया भर में छाया हुआ है और -$40। जी हाँ, अगर आप कच्चा तेल खरीदे और आपको ऊपर से $40 प्रति बैरल मिले तो ये कैसा लगे। आपको लग रहा होगा कि ये कहानी है। जी नहीं, ये कहानी नहीं, ये कल एक हकीकत थी जो दुनिया भर में लोगों ने देखी कि किस तरह से कच्चा तेल काफी तेजी से लुढ़का। कल आज जो कच्चे तेल की एक्सपायरी है उसके चलते ये सब कुछ एक्शन हुआ। इसके अलावा अमेरिका, उम्मीद तो थी कमजोर रहेगा ही, क्योंकि कल जब हम बंद हुए 200-225 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कमजोरी होती हुई दिखी। 600 अंकों के आसपास की कमजोरी हुई। क्यों हुई वो दीप बताएंगे आपको थोड़ी देर में आगे। लेकिन अमेरिका में कोरोना से मरने वाले लोगों की तादाद अभी भी बढ़ती जा रही है। 42,500 से ज्यादा लोग यहाँ पर प्रभावित, उनकी डेथ हो चुकी है और हर रोज वही 27-28 हजार के आसपास लोग ऐसे हैं जो प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस के नतीजे हल्के कमजोर रहे हैं, अनुमान से ये आप कह सकते हैं। तो कोई नतीजों के तौर पर ऐसी सरप्राइज आने की वैसे भी उम्मीद नहीं है और हुआ भी नहीं, तो कहीं कोई राहत वहां नहीं दिख रही। तो इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। ये 4 हैं आज के लिए ट्रिगर बड़े दीप, जिन पर हमें फोकस करना है। बिल्कुल अनिल जी, ये है आज के लिए बड़े ट्रिगर। सर तेल से शुरुआत करते हैं और इसमें बहुत सारे सवाल हो रहे हैं सर। ये पूरा मसला क्या है? नेगेटिव में गया और वो भी नेगेटिव ऐसा छोटा नहीं, 54 तक नेगेटिव गया, इवेंचुअली 37 नेगेटिव में सेटल हुआ सर। इसके रीजंस क्या सिर्फ फंडामेंटल्स हैं, ओवर सप्लाई सिचुएशन है, या फिर कुछ तकनीकी कारण भी है, कुछ टेक्निकल्स की वजह से भी सर ऐसा हुआ है? देखिए, फंडामेंटल रीजन जब तकनीकी कारणों के साथ मिलकर किसी चीज पर असर डालते हैं तो वो क्या हो सकता है, वो कल पूरी दुनिया ने देखा है। कच्चा तेल -$37 पर जाकर सेटल होना है। इसका मतलब ये कि अगर आप कच्चा तेल खरीदते हैं तो न सिर्फ आपको कच्चा तेल मिलेगा बल्कि ऊपर से $37 और मिलेंगे। ये वो $37 है जो अब से थोड़े दिन पहले आप कच्चा तेल खरीदने के लिए आप देते थे, इसके बजाय आपको मिलेगा। तो फिर आप और मैं सब मिलकर खरीद क्यों न लें, राइट? फिर तो जितना कच्चा तेल जिसको चाहिए, हमारे जैसे देश के लिए तो लॉटरी है एक तरह से देखा जाए कि जितना कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है हम तो जीरो में भी लेने को तैयार है। -37 तो हमारे लिए एक तरह से जैकपॉट है। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि आज मई फ्यूचर्स का सेटलमेंट होना है दुनिया भर में, और उससे पहले कई सारे फंड्स, स्पेशली कुछ हेज फंड्स होते हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी थी। तेजी की पोजीशन कैसे कि लोगों को लगता है कि यार $35 हो गया, अब इससे ज्यादा क्या नीचे जाएगा, 30 हो गया और क्या नीचे जाएगा, 25 में और ज्यादा अच्छा लगता है, 20 में और ज्यादा अच्छा लगता है। तो हर एक लेवल पर कच्चा तेल खरीदने वाले कुछ हेज फंड्स, अब उनके पास जब वायदा कारोबार की एक्सपायरी आती है तो 2 ही ऑप्शन रहते हैं। आपको पता है ना कि जैसे वो कैश वाले स्टॉक्स हैं जिनमें कई बार आपके ब्रोकर मना कर देते हैं 2-3 दिन 4 दिन पहले कि हम इनमें ट्रेड नहीं करने देंगे क्योंकि डिलीवरी लेनी या देनी पड़ती है। एग्जैक्टली वही कच्चे तेल का भी हाल था। वहां पर जो फ्यूचर्स आज सेटल होने वाले हैं उनमें या तो आप डिलीवरी दीजिए या तो डिलीवरी लीजिए या अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए। आमतौर पर है ना, बेचने वाले इस तरह से मुश्किल में रहते हैं, लेकिन इस बार खरीदने वाले मुश्किल में आए। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में डिमांड कम है, सब कुछ जैम है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज बंद है, गाड़ियां सड़कों पर नहीं निकल रही, कच्चे तेल की खपत में 30 से 40% की कमी ऑलरेडी आ चुकी है। तो ऐसे में जब डिमांड कम है और उसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो जिनके पास तेजी की पोजीशन बनी है उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो अपनी पोजीशन बाजार में बेच दे या फिर जिन्होंने बेचा है उनसे डिलीवरी मांगे कि लाइए आप कच्चा तेल दीजिए, हम डिलीवरी ले लेते हैं। अब कोई भी आदमी, जाहिर सी बात है, उसने किसी भी दाम में कच्चा तेल खरीदा हो लेकिन वो 0 पर तो डिलीवरी खरीदेगा।
-37 पे तो खरीदेगा, लेकिन प्रॉब्लम अलग है। प्रॉब्लम यह है कि कच्चा तेल आप तो खरीद तो लें, रखेंगे कहां? प्रॉब्लम यहीं आ रही है। तो अल्टीमेटली जो फंडामेंटल प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम में बदली और टेक्निकल प्रॉब्लम बिजनेस प्रॉब्लम में बदली कि आपके पास कच्चा तेल रखने की जगह नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो पहले ओवर सप्लाई, दूसरा डिमांड की कमी, तीसरा स्टोरेज की समस्या और चौथा तेजी की पोजीशन जरूरत से ज्यादा बनना और पांचवा वो तेजी की पोजीशन का खत्म होना। ये पांचों कारण थे जिनके चलते कल कच्चे तेल में कोहराम दिखा। तो दीप, इन पांचों कारण का जो कॉम्बिनेशन था उसने कल वो दिखाया जो जिंदगी में कभी भी कोई, मुझे नहीं लगता कि मेरे समेत मार्केट में कोई भी ऐसा आदमी है जो ये भी सोच सकता है कभी अपने सपने में भी कि कच्चा तेल $40 नेगेटिव भी ट्रेड कर सकता है। जिस कच्चे तेल के दाम $40 आने पर हम इतना खुश होते थे, उस कच्चे तेल को खरीदने पर आपको $40 भी मिले और कच्चा तेल भी मिले, ये तो समझ और सोच के बाहर की चीज थी जो कल हमने ऐतिहासिक तौर पर देखी। बिल्कुल अनिल जी, और इस पर मैं अगला सवाल पूछूं। एक और पॉइंट जो मैं अभी थोड़ी देर पहले सर रिसर्च कर रहा था इस पर कि जो कच्चा तेल ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए बड़े शिप्स होते हैं, उन्हें VLCC या ULCC करते हैं, वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर्स या अल्ट्रा लार्ज क्रूड कंटेनर्स। एक ऐसा क्रूड कंटेनर सर, उसमें 20 लाख बैरल ऑयल स्टोर करने की कैपेसिटी है। इस समय सर आप मानेंगे नहीं कि विश्व में सभी समुद्रों में 60 ऐसे कंटेनर्स हैं जो एट कैपेसिटी सिर्फ मूव अराउंड कर रहे हैं ताकि स्टोरेज की उन्हें कोई जगह मिल जाए। यानी कि इस समय 12 करोड़ बैरल क्रूड सिर्फ समुद्र में मूव अराउंड कर रहा है क्योंकि स्टोरेज की जगह नहीं मिल रही है। तो ग्लोबली एक ऐसी सिचुएशन है कि स्टोरेज की कैपेसिटी इतनी भर चुकी है कि कोई जगह नहीं है जहां पर इस क्रूड को स्टोर किया जाए। तो सर सवाल यही बनता है कि ठीक है, तकनीकी रीजंस भी थे और फंडामेंटली भी रीजंस हैं कि क्रूड की ओवर सप्लाई कंसर्न है, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड बिल्कुल नहीं है। इसका भारत पर कितना इंपैक्ट हो सकता है? क्योंकि हम हर बार खुश होते हैं जब हम तेल के भाव गिरते हुए देखते हैं, पर क्या इसमें असली से भारत पर कोई इंपैक्ट होगा इस गिरावट का? सर दीप, समझिए कि आप मंगल ग्रह में पहुंच जाएं, ठीक है, और वहां पर आपको हीरों की खदान मिल जाए, मतलब ऐसे हीरे की जो सब कोहिनूर से बड़ी साइज के हों, ठीक है। अब आपके पास ड्रेस जो है वो जो पहन के गए आप वहां पर अंतरिक्ष में, उसमें पॉकेट्स ही नहीं है, ठीक है। आप हीरे कितने ले सकते हैं, कितने मुट्ठियों में कितना लेकर आ जाएंगे वहां से मंगल से यहां तक जाने में आने में, तब तक आप दोनों हाथ में कितनी देर तक कितने हीरे भर के रख सकते हैं? ये वैसा वाला मामला है कि आपके सामने खजाना पड़ा है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक वही सिचुएशन हमारे हिंदुस्तान की है। हमारे सामने खजाना है कि $40 नीचे में कच्चा तेल मिल रहा है लेकिन ले नहीं सकते, लेकर आप भी कहां रखेंगे? बिल्कुल, तुरंत डिलीवरी कैसे लेंगे? तो ये जो चीजें हुई है, इसका फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। आप गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। कैसे? पहली चीज, कच्चे तेल की जो गिरावट हुई है ये तेज, इसे एक बार की आप टेक्निकल रीजन मानकर अलग रख रहे हैं। ये आजकल का मैटर था, खत्म हो गया। वापस आपको $40 नीचे कभी नहीं दिखेगा, ये मानकर रखिए, कभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं और इस बार गलतियों से तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने सीखा है, हेज फंड्स ने सीखा है कि भाई औकात से ही कच्चा तेल खरीदिए, अनाप शनाप नहीं। तो अब अगली बार पोजीशन बनाने के पहले वो 10 बार सोचेंगे, तो वापस तो आपको ये कभी दिखने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन ये एक बड़ी चीज दिखाता है, और वो बड़ी चीज ये दिखाता है कि आगे इसका क्या मतलब निकाला जाए। उस पर मैं आऊं, ग्लोबली क्या कुछ होगा उससे पहले आपका इंडिया स्पेसिफिक सवाल है। हाँ, हिंदुस्तान के लिए फायदे की बात होती कब होती? जब मैं कच्चा तेल $10, $5, $0 माइनस में खरीद पाता। वो तो मैं नहीं खरीद पाया। आज भी मेरे लिए कच्चे तेल के दाम $22-25 से नीचे नहीं है, करेक्ट। तो मुझे उतना ही खुश होना है जितना कि $60-70 से $25 पर आ गया है। उतनी खुशी तो मेरे लिए है, वो तो कमोबेश मुझे पता है। लेकिन क्या मुझे $0 की और -$35-40 की खुशी लेनी है? जी नहीं, वो खुशी मेरे लिए नहीं। पहली बात तो मेरे लिए खुशी जो है वो लिमिटेड है हिंदुस्तान के तौर पर। दूसरी बात, ग्लोबली जो कुछ हो रहा है उसका असर आप पर भी पड़ता है और दुनिया भर भी पड़ता है। तो ये आमतौर पर कच्चे तेल की तेज गिरावट, उसमें बेयर मार्केट,
ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए अच्छा नहीं होता है। अल्टीमेटली देखिए, कल जो भी हुआ वो डिमांड सप्लाई थी कि भाई एक्सपायरी के ठीक पहले आप पोजीशन हल्की होते हुए देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कच्चा तेल जो नीचे आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का खतरा है और कच्चे तेल में सप्लाई ज्यादा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। अब अगर ग्लोबली डिमांड कम हो तो फिर आप कैसे खुश हो सकते हैं? तो मुझे लगता है कि लिमिटेड इंपैक्ट है, हाँ, लेकिन एक अच्छी बात जो है दीप वो ये है कि हाँ, हम ये एक सुकून ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेकर चल सकते हैं कि कच्चे तेल में लंबी तेजी लंबे समय के लिए तो गई, अब लंबे समय तक कच्चा तेल बहुत तेजी नहीं दिखा सकता। तो वो एक कंफर्ट है इस मुश्किल वक्त में, जब हमें भी कोरोना से लड़ना है, देश की अर्थव्यवस्था के सामने बेहद चुनौतियां हैं, तो कम से कम एक बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ी चुनौती जो कच्चे तेल के बिल भरने की हमारी है, वो कम से कम हमारे लिए राहत के तौर पर आती हुई दिख रही है। तो उतना लिमिटेड फायदा हमें है, लेकिन अनाप शनाप फायदा नहीं। अनाप शनाप फायदा तब होता जब मुझे भी $40 नेगेटिव में कच्चा तेल खरीदने को मिलता है हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कोई ज्यादा बड़ी गेन नहीं होगी, पर हाँ एक अच्छी बात है कि लंबे समय के लिए तेल के दाम अब नीचे रहेंगे। सर सबसे बड़ी बात है, और हम रोज मार्केट्स की बात करते हैं, स्टॉक से हम रोज लेसन्स लेते हैं, ये जो पूरा मूवमेंट हुआ है क्रूड में कल और आज के बीच में या पिछले 48 आवर्स में, इससे एज इन्वेस्टर्स, एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एज स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट्स, सर हमारे को क्या सीख मिलती है इससे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमें क्या सीखना चाहिए? पहले इन्वेस्टर की बात करें, और इन्वेस्टर्स के लिहाज से इसको मैं थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ले जाना चाहता हूं दीप, और उसके बाद हम ट्रेडर्स के लिए भी इसमें बड़े लेसन हैं, दोनों की बात करते हैं। पहले आप इन्वेस्टर की बात करें। जो कुछ कल दुनिया ने देखा उसके लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होंगे, लंबा असर होगा। क्यों होगा और कैसे होगा? वो देश जो सिर्फ कच्चे तेल पर अपनी अर्थव्यवस्था को अब तक चला रहे हैं, क्या उनके लिए अच्छी खबर है? जी नहीं। भले अब भी $20-25 पे आपका ब्रेंट हो, लेकिन एक वो डर मन में बैठ गया कि तेजी तो खत्म। अब इन अर्थव्यवस्थाओं में क्या होगा? आप फर्ज करें कि अगर आपको फ्यूचर अर्निंग्स कम होने की संभावनाएं दिखती हो, तब भी आप अपने खर्चे और कंजम्पशन रोकना शुरू कर देते हैं। अरे भाई आगे कमाई कम होगी। तो ऐसे कई सारे खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज, रशिया, वेनेजुला, ब्राजील, जो कमोडिटी से जुड़े हुए देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। और ये डिसरप्शन कई सारे देशों को परेशान कर सकता है, उनकी इकोनॉमी हिला सकता है, उनके द्वारा किए जा रहे कंजम्पशन पर रोक लगा सकता है, और अगर 2-4 देशों की इकोनॉमी हिलकर खत्म हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं। तो पहली चीज ये कि दुनिया भर के लिए इस तरह की वोलेटिलिटी किसी भी एक बड़ी एसेट क्लास में, ये एक मेरे ख्याल से कमोडिटीज में वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट क्लास है कच्चा तेल, जो दुनिया भर में ट्रेड होता है और दुनिया भर में हर देश को जिसकी जरूरत है, उसमें इस तरह की वोलेटिलिटी दुनिया भर के बाजारों के लिए भी ठीक नहीं है और कई सारी इकोनॉमीज के लिए भी नहीं। तो पहला झटका आपके लिए, तो वहां से इन्वेस्टर्स को सबक लेना चाहिए कि कोई भी एसेट क्लास हो, अनाप शनाप तेजी, अनाप शनाप गिरावट, दोनों ही सेहत के लिए खराब है, बाजार के लिए भी और उनके पोर्टफोलियो के लिए भी। तो पहली चीज ये है। अब आइए दूसरी चीज, जो लेसन्स इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को लेने चाहिए। एक चीज बहुत साफ है, हम बार बार कई बार कहते हैं कि आप उतना ही खाइए जितना पचा सकते हैं, उससे भी कम खाइए जिससे कम पचा सकते हैं। अब आप फर्ज करिए, अगर कल 965 रुपए पर कच्चे तेल की प्राइस सेटल हुई है, जो वायदा कारोबार की एक्सपायरी एमसीएक्स पे हुई है, और रात को एमसीएक्स की तरफ से ये सर्कुलर आता है कि इसकी प्राइस, सेटलमेंट प्राइस 1 रुपए पर मानी जाए, ये अभी प्रोविजनल प्राइसिंग है। कहां आप 965 और कहां 1 रुपए देख रहे हैं? और चूंकि हमारा बाजार बंद हो जाता है 5 बजे, कल जो कुछ कोहराम हुआ रात को हुआ। ऐसे में आपके लिए ये बड़ा लेसन है कि आप अगर रात को शाम को 5 बजे निश्चिंत हो गए कि भाई मेरा तो कच्चा तेल ठीक है, मैंने तेजी की हुई थी, मेरा तो सेटल हो गया 965 रुपए में। जी नहीं, 965 में नहीं, वो 1 रुपए में सेटल हुआ। आपके 964 रुपए ऐसे चुटकियों में बिना सोचे उड़ गए, और उसमें शायद बता रहे थे मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो पॉइंट वही है कि आप इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में किसी भी तरह की ट्रेड लेते हैं तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, ओवरनाइट रिस्क बहुत ज्यादा है। न सिर्फ कच्चे तेल में, ये कभी गोल्ड में हो सकता है, ये कभी करेंसी में हो सकता है, ये कभी इक्विटी में हो सकता है, और ये कभी तेजी की तरफ हो सकता है, कभी मंदी की तरफ हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। अब तेजी की तरफ वाला आदमी कितना ही अच्छा ट्रेड करे, ये तो नहीं सोचेगा ना। कोई भी
दुनिया भर में ट्रेड करे, ये तो नहीं सोचेगा ना कि मुझे कच्चा तेल में ट्रेड करने में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। आप उतनी तो सोचकर चलते हैं, लेकिन क्या -$35-40 हो जाएगा, ये कौन सोचेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना आना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होते हैं तकलीफ देते हैं, लेकिन बात वही है, आपको क्या चाहिए। स्टॉप लॉस एक इंजेक्शन की तरह है, जब आपका ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन लगता है, हल्का सा दर्द होता है कुछ सेकंड्स के लिए, आप अगर वो इंजेक्शन लेकर अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो किसी दिन पता चला कि आपकी सर्जरी करनी पड़ रही है। तो कल जिन लोगों ने स्टॉप लॉस का इंजेक्शन नहीं खाया, उनकी कल सर्जरी हुई है। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है दुनिया भर के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, जो हमें कच्चे तेल की इस गिरावट से सीखना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, एक बहुत बड़ा लेसन है। और हमेशा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए तो एक डिफरेंट यार्डस्टिक है, पर जो ट्रेडर्स हैं एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल जी, इससे पहले कि आज के ट्रेड की बात करें सर, मैं आपको एक ग्लोबल अपडेट देता हूं, क्योंकि अभी जैसे ही आप हमें ये सारी चीजें बता रहे थे, बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं सर। सबसे पहले तो सर मार्केट्स का हाल देखिए, इस समय तेज गिरावट आपको दिखेगी डाउ फ्यूचर्स में, एसजीएक्स निफ्टी में और बाकी के एशिया के बाजारों में। जब हम थोड़ी देर पहले सर बात कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 से 150 अंक ऊपर थे। इस समय डाउ फ्यूचर्स 250 अंक नीचे दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालेंगे सर तो 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट हो रही है। थोड़ी देर पहले एसजीएक्स निफ्टी 9000 के नीचे भी गया था, अभी 9050 के आसपास है। और बाकी के एशिया के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी आपको तेज गिरावट दिखेगी। निक्के 1.5% नीचे है, हांगकांग 2.5% नीचे है, और कोरिया के बाजार पर सर नजर डालिए 2% से ज्यादा नीचे। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है और काफी सारी एजेंसीज की आई है, सीएनएन की है, रॉयटर्स की है, एएफपी की है, कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम योंग अन, वो शायद खतरे में है। उनकी एक सर्जरी हुई थी। अब ये पता लगाना मुश्किल है कि किस तरह की सर्जरी हुई थी, पर सब कह रहे हैं कि सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी के बाद वो इस समय खतरे में जाने जा रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। तो ये देखते देखते कोरिया के बाजारों में और कोरिया की करेंसी में अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता है सर। और अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में इस समय इमिग्रेशन पर कंप्लीट बैन है। ये एक टेम्पररी बैन लगाया है, कोरोना की लड़ाई के लिए उन्होंने लगाया है, पर कह रहे हैं कि कंप्लीट बैन इस समय अमेरिका में उन्होंने इमिग्रेशन पर कर दिया है। ये वैसे सर इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत में भी हम देखें तो एक तरह का कंप्लीट बैन ही है इमिग्रेशन का, क्योंकि सारे वीजा आने वालों के लिए सस्पेंड हो गए हैं। पर हाँ, ये दो बड़ी खबरें आई हैं सर, और इस पे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स भी इस समय सर रिएक्ट कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये जो सर्जरी हुई है नॉर्थ कोरिया वालों की हुई है और साउथ कोरिया वालों की? नॉर्थ कोरिया सर, किम योंग अन नॉर्थ कोरिया वाले, जो वैसे तो काफी खतरनाक माने जाते हैं, पर एक स्टेबिलिटी रहती है कि मालूम है कोई लीडर इंचार्ज है। करेक्ट। तो सर्जरी हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, इतना परेशान ना हो, कम से कम ये मानकर चलें तो। लेकिन हाँ ठीक है, लोगों को डर तो रहता ही है। तो ये ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आने दीप, वो ठीक नहीं है, राइट? बिल्कुल अनिल जी, ग्लोबल मार्केट के संकेत ठीक नहीं है और इसलिए हम देख रहे हैं बाकी मार्केट्स में भी गिरावट है इस समय। और कल शाम का भी एक्शन देखें सर तो डाउ 600 अंक फिसला। जो तेल के हम डिस्कशन कर रहे थे, सबसे बड़ा फैक्टर वही था। आईबीएम के कमजोर नतीजे आए, उसकी वजह से भी थोड़ा दबाव रहा। पर दो तीन चीजें हैं सर यहाँ पे, कोरोना को लेकर और बाजार को लेकर। अमेरिका के कुछ राज्य अब ऐसा संकेत दे रहे हैं कि वो अपना कारोबार खोलेंगे। हालांकि अमेरिका में संक्रमण काफी ज्यादा है, इस समय 8 लाख लोग प्रभावित हैं। कल भी लगभग 2000 लोगों की मौत हुई, 28,000 नए मामले सामने आए। अब 42,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पर कुछ राज्य बोल रहे हैं कि काफी हो गया हमारे लिए, अब हम खोलने जा रहे हैं। तो जॉर्जिया नाम का एक राज्य है जो शुक्रवार से कामकाज शुरू करेगा हल्के तौर पर। और न्यूयॉर्क से भी ऐसे संकेत आ रहे हैं कि शायद सबसे खराब दौर पूरा हो चुका है। हालांकि ये 10 दिन पहले भी हमने ये बात सुनी थी, पर तब से अब तक ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखा है, पर ऐसे संकेत आ रहे हैं। पर सर कोरोना की बात करें तो कल खराब दिन ही रहा। लगभग 75,000 नए मामले सामने आए, 5,900 लोगों की मौत हो गई कल। और दूसरी बड़ी बात यह है सर कि यूरोप में अभी भी काफी कंसर्न्स हैं। स्पेन में अब 2 लाख से ज्यादा मामले हैं, मरने वालों की संख्या भी अब 20,000 के पार है। फ्रांस और जर्मनी में अब 1.5 लाख से ज्यादा मामले हैं। ईरान और टर्की में अब चाइना से ज्यादा मामले हैं। और भारत में भी सर कल हमने देखा कि लगभग 1250 नए मामले सामने आए, 33 लोगों की मौत हो गई। तो भारत में भी अब 18,500 प्रभावित लोगों की संख्या है और मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तो कोरोना से तो कोई रिलीफ नहीं मिला है। और अब इस समय जो थोड़े ग्लोबल संकेत
संकेत आ रहे हैं उससे मार्केट्स पर थोड़ा दबाव सर बन ही रहा है। तो ये है ग्लोबल सेटअप। आप कैसे आज का ट्रेड सेटअप देख रहे हैं सर, जहां तक आज के क्यूज का सवाल है? तो दीप, हमेशा की तरह आज भी आपके पास मेरे लिए कोई भी अच्छी खबर है नहीं, न दुनिया भर से न हिंदुस्तान से कोरोना को लेकर। तो कोरोना की समस्याएं अभी भी बरकरार है दीप। मुझे बहुत दिनों से कोई अच्छी खबर सुना नहीं रहे जी, बिल्कुल। और उसके ऊपर अब हम, जैसा आपने कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन वाली रोक दीजिए। बात वही है कि मार्केट अपनी जगह, कोरोना अपनी जगह, उम्मीद अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह। उम्मीद और हकीकत का मिसमैच चल रहा है, हफ्ते 10 दिन से चल रहा है। कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। या तो उम्मीद भारी पड़ेगी या हकीकत भारी पड़ेगी, कौन भारी पड़ेगा पता नहीं। आज के खराब सेटअप में आप आसानी से कह सकते हैं कि हकीकत भारी पड़ेगी, लेकिन यही सेटअप 1 दिन या 2 दिन पहले का देखेंगे तो उम्मीद भारी पड़ेगी। और हम ये मानते हैं कि मार्केट अपनी विजडम में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है दीप, कि ऐसी सिचुएशन में हर ट्रेडिंग सेशन को एक अहम और अलग ट्रेडिंग सेशन के तौर पे देखें, पहली बात। दूसरी बात, जब तक बाजार कुछ अहम लेवल ऊपर या नीचे की तरफ ना तोड़े, तब तक बाजार के ट्रेंड के साथ रहें। अब इसमें रिस्क एक ही है, और वो रिस्क ये है गैप से ऊपर या नीचे खुलने की किसी भी दिन। अगर समझिए कि ट्रेंड ऊपर का है और बाजार खराब खबरों पर रिएक्शन नहीं दे रहा, तो फिर रिस्क क्या है? किसी दिन अचानक से कोई ऐसी खबर ना आ जाए जिससे सीधा गैप से नीचे खुले, वो रिस्क हमेशा रहेगी। और इसीलिए हम ये कह रहे थे कि कच्चे तेल से आपको आज सबक यही लेना है कि अगर आप ओवरनाइट पोजीशन किसी भी तरफ की रखते हैं तो आपको बहुत कम रखनी चाहिए। दूसरी है कि भले एक आध दिन की खराबी के बाद अल्टीमेटली बाजार का ट्रेंड और मूवमेंट तो अच्छा है, हो सकता है तेजी से ऊपर बढ़ जाए, गैप से ऊपर खुले, तो फिर वो भी आपके लिए एक रिस्क है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर नजर रखिए। अगर वो लेवल्स टूटेंगे तो आपको फिर से व्यू मंदी की तरफ बनाना है, तब तक आपको सावधानी रखनी है। सिर्फ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट के संकेतों में, वो ये कि ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी किसी भी एसेट क्लास में ठीक नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप उसमें आपके पड़ोस के घर में अगर किसी की कोई अप्रिय घटना हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो आप खुशी नहीं मना सकते। ठीक वैसा ही कच्चे तेल में अगर इस तरह का माहौल हो तो इक्विटी वाले या फिर कोई और दूसरी एसेट क्लास वाले बहुत खुशी नहीं मना सकते कि अरे उसके यहां तो तकलीफ हुई है, मजा आ रहा है। तो वही वाली सीन है, आपके लिए भी वही दिक्कत है कि अगर किसी एक एसेट क्लास में सट्टा टूट रहा है, उसमें पोजीशंस इस तरह से की बन रही, बिगड़ रही है, तो उसका असर दूसरे एसेट क्लास में होता है। फर्ज करें, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज अगर एमसीएक्स में जिन लोगों का 965 रुपए में कच्चा तेल सेटल हुआ है, क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट, अगर उनका 1 रुपए हो जाए, अब सोचिए, उन्होंने थोड़ी प्लानिंग करके रखी कि हमें इतना लॉस भरना है, उनका लॉस भरना आए, और अगर वो कच्चे तेल का लॉस भरने के लिए बाकी अपनी दूसरी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कच्चे तेल के अलावा किसी में पोजीशन खड़ी है, उसे बेचेंगे तो आता है ना असर। तो सिंपल चीज वही है कि आपके लिए असर दूसरी जगह कहीं आ सकते हैं, उन पर आपको नजर रखनी है। और इस लिहाज से दीप, मैंने ग्लोबल संकेतों को आज नेगेटिव रखा है। एफआईज की तरफ के संकेत भी नेगेटिव है, नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव है, वायदा कारोबार के संकेत नेगेटिव है। सेंटिमेंट मैंने पॉजिटिव से कॉशियस किया है, सावधानी भरा। ट्रेंड मेरा न्यूट्रल है, जो कल से न्यूट्रल हुआ आज भी न्यूट्रल है। ठीक है, तो ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है, पर हाँ, कल से आज अगर देखें तो थोड़ा बदलाव जरूर आया है मार्केट सेटअप में, और एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय 200 अंक की गिरावट दिखा रहे हैं। तो सर, इस लिहाज से देखें तो आज के जो सपोर्ट जोन है और आज के जो स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, वो किधर निकल कर आ रहे हैं सर? 8,925, 9,125 ये सपोर्ट जोन है आज के लिए। लग ऐसा ही रहा है कि आप जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि आप 9,000 के आसपास ही खुले, 9,050 के आसपास खुलेंगे। तो पहली कमजोरी का संकेत आपको 9,050 के लेवल के नीचे ही आता हुआ दिखेगा। तो 9,125 तो गया आपका, 9,050 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो कमजोरी बनेगी आपकी। तब आपके लिए 8,900, 8,925 तक का रास्ता खुलता है। बैंक निफ्टी के लिए 19,700, 19,900 अगला सपोर्ट जोन है। जो लेवल ऊपर का है, जहां के लिए आपको सप्लाई दिख सकती है, वो 9,400 से 9,500 के लेवल का है, जहां पर सप्लाई आते हुए दिख सकती है। और 20,900 से 21,200 ये वो रेंज है जहां पर आपको सप्लाई आती हुई नजर आएगी ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी पर। अब मैं आपको आज की रेंज दे दूं, वो रेंज क्या होगी उस पर फोकस कर लीजिए। 9,125, 9,325 ये आज की छोटी रेंज है, और जाहिर सी बात है अब आप उसके नीचे ही खुल रहे हैं। 9,050 से 9,400 आज की मीडियम रेंज है, आप वहीं पर खुल रहे हैं। 8,925 से 9,500 ये आज की बड़ी रेंज है,
देखते हैं इसे हम होल्ड कर पाते हैं या नहीं। तो 8,900 8,925 आपकी आखिरी उम्मीद है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 20,150 20,650 ये आपकी वो रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। 19,900 से 20,850 ये मीडियम रेंज है और 19,700 से 21,700 ये बैंक निफ्टी की आज की बड़ी रेंज है दीप। तो 19,700 21,100 ये बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज है जिस पर आपको नजर रखनी है और 8,925 से 9,500 ये बड़ी रेंज है निफ्टी के लिए। सर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन हो, वैसे तो हम देख रहे हैं कि दिन बर दिन मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई है, पर कल अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी है तो आज कितना बड़ा खतरा हो सकता है उनके लिए? कल जिनकी तेजी की पोजीशन है 9,100 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि खुलते ही आपको अपनी तेजी की पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। 20,150 ये बैंक निफ्टी पर होगा और उसके नीचे ही बैंक निफ्टी भी खुलने की संभावना है। आपको अपनी तेजी की पोजीशन खुलते ही एग्जिट कर लेनी चाहिए। या इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, क्लोजिंग ट्रेडर्स के लिए भी स्टॉप लॉस यही है, आपको निकल जाना चाहिए अगर इसके नीचे क्लोज होता हुआ दिखे। शॉर्ट पोजीशन जिनकी है दीप 9,400 का स्टॉप लॉस रखिए, इसके ऊपर निकले इंट्राडे और या क्लोजिंग बेसिस पर शॉर्ट काट लीजिए। बैंक निफ्टी पर 21,200 का लेवल है वो, जिसके ऊपर निकले और टिके तो शॉर्ट काट लीजिए। तो शॉर्ट करने के लिए यही पोजीशंस हैं आपके लिए दीप। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन। एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स के लिए सर? एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स का भी वही 9,400 और 21,200 जो मैंने बताया। अब मैं आपको नई पोजीशन कहां और कैसे बनानी है वो बता दूं। निफ्टी बेचना है आपको 9,400 के स्टॉप लॉस के साथ। 9,150 9,050 9,050 खुलेंगे, वहां से भी जगह बन सकती है 9,000 और 8,925 की। तो मैं आपको ये कहूंगा दीप, एक बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहता हूं। अगर 9,050 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो आप 50 से 125 पॉइंट के लिए 50 से कम 100 पॉइंट के लिए और निफ्टी बेच सकते हैं। तो जहां खुले वहां पर जितना कम गैप से खुले उतना बेचने का मौका आपके लिए बनेगा। पॉइंट नंबर 1, खरीदना चाहें तो 9,000 9,050 की रेंज में जरूरत करें, या फिर अगर आप बहुत सेफ रहना चाहें तो 8,925 के आसपास ही खरीदें, उससे पहले नहीं। जो भी हो, आपका स्टॉप लॉस होगा 8,900, 9,125 9,250 9,325 9,375 तक के टारगेट के लिए। लेकिन अगर आप बेहद स्किल ट्रेडर हैं और स्क्रीन के सामने बैठे स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, कम क्वांटिटी में करें तो ही खरीदारी करिए। बैंक निफ्टी बेचना है आपको 21,200 के स्टॉप लॉस के साथ। 20,200 20,000 19,900 19,700 ये 4 टारगेट आपके बैंक निफ्टी पर बिकवाली की तरफ होंगे। जो लोग खरीदना चाहते हैं 19,800 20,000 में अपने हाथ आजमा सकते हैं, वहां पर लेने का सोच सकते हैं। 19,700 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और यहां पर 20,150 20,400 20,500 20,650 के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है। पुट को रेशियो वही 1.37 के आसपास से, कोई खास फर्क नहीं। विक्स कोई खास फर्क नहीं, 2% बढ़कर आया है दीप। ओके सर, तो कल वैसे भी थोड़ा सपाट सेशन रहा तो पीसीआर और विक्स में ज्यादा बदलाव नहीं था, पर इस तरह से आपको नई पोजीशन लेनी है और जैसे सर ने कहा एक स्किल ट्रेडर या फिर एक एक्टिव ट्रेडर को ही ये पोजीशंस लेनी चाहिए। सर इन्फोसिस के नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद, लगभग अनुमान मुताबिक रहे, थोड़े कमजोर रहे, पर उससे क्या क्यूज लेनी चाहिए सर आज के लिए? देखिए, पहली चीज तो कि कोई अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है नहीं, तो ऐसे में कोई बढ़िया रिजल्ट तो आने नहीं थे। जो रिजल्ट आए वो ढीले ही हैं, उम्मीद के मुताबिक कह सकते हैं, थोड़ा सा कमजोर हैं जैसा हम सोचे थे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है आउटलुक को लेकर। आपने देखा कोई भी कंपनियां आगे अपना गाइडेंस देने को तैयार नहीं है। कोरोना को देखेंगे, आगे को लेकर कॉन्फिडेंस कम है। मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर के लिए मुश्किल भरा वक्त है। आईटी सेक्टर अभी निवेश के लायक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आईटी सेक्टर अभी निवेश के लायक नहीं है। मेरे हिसाब से इन्फोसिस गिरना चाहिए, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो 665 से 700 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए इन्फोसिस में। अगर आपके पास इन्फोसिस है, डिलीवरी पड़ी है, तब भी आपको निकल जाना चाहिए। अल्टीमेटली मुझे 550 से 600 की रेंज में ये आते हुए दिखता है इवेंचुअली, जहां पर आपको फिर से एंट्री करनी चाहिए। तो अगर आज जितना गैप से ना खुले, वैसे तो कल नितिन जी ने आपको पीसीआर में बताया था, पुट और कॉल दोनों ही बेचने की राय दी थी ताकि आपको प्रीमियम मिल जाए 22 रुपए की। लेकिन मेरा ये समझना है कमजोरी की तरफ ज्यादा रुझान रहना चाहिए। जितना गैप से कम खुले, जितना मौका मिले, ऊपर की तरफ में बेचकर निकलना चाहिए आपको इन्फोसिस। ओके, तो फिर इन्फोसिस पर आपको एग्जिट करना चाहिए, पोजीशन एग्जिट करिए और वैसे स्टॉक पे गिरावट आएगी। सर आज
कि अगर आप एफआई और एफएनओ डेटा देखें तो वहां से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं उससे क्या राय बन रही है बाजार की? दीप, राय क्या है? राय वही है कि जिस दिन हरे निशान में होता है उस दिन एफआईएस बेचते हैं, जिस दिन लाल निशान में होता है उस दिन खरीदते हैं। अब कल फ्लैट बंद हुआ, नीचे था निफ्टी, तो बिकवाली तो हुई है, छोटी हुई है। 266 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश में की है और 465 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, यानी कि करीबन 700-800 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में है। सामने 245 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा है। तो नेट 500 करोड़ के आसपास की बिकवाली ही है एफआईएस की, और 790 करोड़ की बिकवाली की है घरेलू फंड ने, वो भी बेच रहे हैं। तो हम कल यही बात कर रहे थे, आपको याद हो, कि भाई ले कौन रहा है? जब एफआईएस नहीं ले रहे हैं, जब घरेलू फंड नहीं ले रहे हैं, और कम से कम 2 दिन से तो आप देख ही रहे हो ना कि वो नहीं ले रहे हैं, तो फिर कौन ले रहा है? फिर क्या आपके हमारे लेने से बाजार चलेगा क्या? तो वो सोचने वाली बात है कि बड़े इन्वेस्टर्स का फंड फ्लो नहीं है, तो फिर थोड़ी सावधानी रखिए, फिर कूद के मत लीजिए, फिर लेवल से लीजिए, संभल कर लीजिए, और किसी भी लेवल पर किसी भी स्टॉक को मत खरीद लीजिए। करेक्शन भी शार्प आते हैं। आपने देखा किस तरह से कल एक ही दिन में एनबीएफसी तेजी से गिरे। आज पता नहीं ऑयल कंपनियों का क्या हाल होगा, ऑयल कंपनियों मतलब ऑयल प्रोडक्शन में जो कंपनियां उनका क्या होगा। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, थोड़ी सावधानी रखिए। एफआईएस के और घरेलू फंड दोनों के डेटा 2 दिन से अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपरी स्तरों पर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, बिकवाली आएगी। दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो ऊपरी स्तरों पर आज बिकवाली का प्रेशर जरूर आने वाला है। अब सर जान लेते हैं कि आज एक बार फिर से आप कौन सा स्टॉक ऑफ द डे रेकमेंड कर रहे हैं? जी सर, खरीदेंगे या बेचेंगे? हाँ, मैं आपको स्टॉक ऑफ द डे बता दूं और उसके बाद मैं आपको वायदा कारोबार के डेटा पे थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। पहले ओएनजीसी, यहां पर बिकवाली करने की राय है। ओएनजीसी में आप बेच सकते हैं, चूंकि सरकारी कंपनियों के फ्यूचर्स और कैश के लेवल थोड़े कभी कभी डिस्काउंट वगैरह पे चलते हैं, इसलिए मैंने आज लेवल्स आपको कैश के दिए। 76 रुपए 75 पैसे ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 72.50, 71 और 69 रुपए 50 पैसे, 72 हाफ, 71, 69 हाफ। ओके, ये 3 लेवल्स हैं जिसके लिए आपको बिकवाली करनी है। 76.75 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। ओएनजीसी में बिकवाली करने की राय है मेरी आज के सेशन में। ओके, ओएनजीसी पर बिकवाली करने की राय है जहां तक आज का सेशन है। माफ कीजिएगा सर, मैं वायदा कारोबार के संकेत लेना भूल गया। वायदा कारोबार आपने न्यूट्रल रखा है, वहां से फिर क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? नहीं, न्यूट्रल रखा जाए तब भूल जाए तो कोई खास बात नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव में मत भूलिएगा। तो जब संकेत ही न्यूट्रल हो तो नहीं भी बताए तो चल जाएगा। लेकिन एक आध इंटरेस्टिंग चीज है दीप जो बताना जरूरी है, और वो ये है कि प्रीमियम काफी तेजी से घटी है। निफ्टी फ्यूचर्स 45 पॉइंट प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे, 1 पॉइंट के डिस्काउंट पर आ गए। बैंक निफ्टी 67 पॉइंट प्रीमियम पर था, 40 पॉइंट डिस्काउंट पर हुआ। आप सोचिए, जो तेजी करने वाला बेचारे उसके 110 पॉइंट तो ऐसे ही चले गए बैंक निफ्टी में, तो कमाएगा कैसे? तो तेजी करके कमाना इतना आसान है नहीं फ्यूचर्स में। अब आप देखिए आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, और एक बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है वो बताना जरूरी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं वायदा कारोबार के संकेत आपको बता दूं। 9000 ये है वो लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आप 250 पॉइंट करीबन ऊपर बंद हुए हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है दीप? 9000 के पुट पर 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 14 लाख शेयर करंट सीरीज में, 24 लाख मंथली वाली में। तो ये जब तक नहीं टूटता तब तक आप करेक्शन में हैं। इसके टूटने के बाद रिस्क बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूं कि आज के सेशन में जिस तरीके से दिख रहा है, हो सकता है हम 9000 को ना तोड़े तो बेहतर, और तोड़ भी दे तो कम से कम उसके ऊपर क्लोज हो। तो 9000 के नीचे बंद होने में समस्याएं आपकी बढ़ने लगेंगी, लेकिन 9000 के ऊपर अगर आप बंद होते हैं तो ठीक है। आपने 1000 कितना 1300 पॉइंट 1400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी दिखाई है। 8050 का लो बनाकर वहां से आप नॉन स्टॉप भाग रहे हैं, और अगर उसमें से 400 पॉइंट आप दे भी दें, 300 पॉइंट गिर भी जाएं, तो क्या बड़ी चीज है, ठीक है ना? तो तब तक आपका ट्रेंड इंटेक्ट है। तो 9000 के नीचे हमें नहीं जाना है, ये चीज ध्यान में रख लीजिए। तो आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है 9000। बाकी बैंक निफ्टी में लेवल्स पोजीशंस बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, डेटा ज्यादा है नहीं। ऊपर के डेटा की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि 9500 दूर दिखता है अभी, क्योंकि आप 200 पॉइंट नीचे खुल जाएंगे। तो पॉइंट वही है, आपके लिए लेवल सबसे इंपॉर्टेंट 9000।
ओके 9000 एक क्रूशल लेवल है निफ्टी पर, अगर इसके नीचे गए तो फिर परेशानी आ सकती है। इस समय अगर आप एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 9050 के हल्का सा ऊपर है, 200 अंक की गिरावट है वहां पर। अब हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कौन से ऐसे अहम स्टॉक्स हैं और ब्रोकरेज एक्शन किधर आ रहा है जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए। पूजा, देवांशी और आशीष हमारे साथ हैं। पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, आज के ट्रिगर्स और स्टॉक्स बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज के ट्रिगर्स में नतीजों पर ही फोकस रहेगा। वायदा बाजार से एसीसी अपने नतीजे घोषित करेगी और कैश सेगमेंट से क्रिसिल और तेजस नेटवर्क्स के नतीजे आएंगे, जहां पर कि आपको नजर रखनी है। कल आने वाले नतीजों में टाटा एलेक्सी के नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद और नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। आय में करीब 4% की बढ़त हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके अलावा मुनाफे में 9% की बढ़त और एबिट में अगर देखेंगे तो 17% की बढ़त इस बार देखी गई है। वहीं लिंडे इंडिया के नंबर्स अगर देखेंगे तो वहां पर कमजोर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। आय में गिरावट दर्ज हुई है करीब 14% की। मुनाफा 10% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन में भी इस बार दबाव देखा गया है। कामकाजी मुनाफा भी कंपनी का 22% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। जो अदर इनकम आई है, अन्य आय, उससे मुनाफे में सहारा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो नंबर्स कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आज कंपनी के नतीजे आने वाले थे। आज बोर्ड की बैठक थी, लेकिन अब वो टल चुकी है और अब अगली बोर्ड बैठक की जो तारीख है वो 25 अप्रैल आई है, तो तब तक के लिए बोर्ड की बैठक टल चुकी है। तो आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर नजर रखिए। इसके अलावा बीपीसीएल, यहाँ पर असम सरकार ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में करीब 61% हिस्सा बेचने को मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ यहाँ पर असम को अतिरिक्त 13% हिस्सा कंपनी को बेचना होगा। तो ये जो अप्रूवल मिला है, इसके चलते बीपीसीएल भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो वैसे भी फोकस में आज रहने वाली हैं तेल के एक्शन की वजह से, और थोड़ी खबरें भी आ रही हैं। देवांशी के पास चलते हैं। देवांशी के पास स्टॉक्स भी हैं और फंड एक्शन भी है। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले टीसीएस पर नजर रखिए, क्योंकि एम्बे के साथ कंपनी ने एक करार किया है। उनकी ग्लोबल आईटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये करार किया गया है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, अच्छी खबर है, राकेश झुनझुनवाला ने इस तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। हिस्सेदारी 3.45% से बढ़ाकर 4.41% पर आती हुई दिख रही है। आज लिकर स्टॉक्स पर क्लियरली नजर रहेगी। आप देखिए, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का ये बयान आया था कि महाराष्ट्र में शराब की जो दुकानें हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको ध्यान में रखते हुए खुल सकती हैं। ये एक पॉजिटिव फिगर बन रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रहेगी, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम के डील को यूरोपियन यूनियन से मंजूरी मिल चुकी है और कई सारे प्लान्स हैं जिनका कामकाज आज से शुरू हो चुका है। कलतरू पावर, जहां पे सब्सिडरी जेएमसी प्रोजेक्ट्स के जो नेशनल हाईवे टोल कलेक्शंस हैं वो शुरू हो चुके हैं। साथ ही आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज में कामकाज शुरू हो चुका है। केसी इंटरनेशनल का कामकाज शुरू हो चुका है। अमरा राजा बैटरीज, हिडलबर्ग सीमेंट और जेके लक्ष्मी भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आज से कामकाज शुरू कर दिया है लॉकडाउन के बाद। ओके, तो कई सारी कंपनीज है जहां पर लॉकडाउन खुलने से या कुछ जगहों पर जहां पर आंशिक राहत है वहां पर कामकाज शुरू होते दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी। अब रुक करते हैं एफआईआर का। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि जो अर्निंग्स रिएक्शंस आए हैं या अर्निंग्स वाले स्टॉक्स हैं उस पर ब्रोकरेजेस क्या बोल रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। इन्फोसिस के नतीजे आए थे, नतीजे कमजोर देखने को मिले थे और ब्रोकरेज हाउस का भी मानना यही है कि नतीजे कमजोर देखने को मिले, जिसके चलते FY21 और FY22 के जो EPS का अनुमान है इसमें लगभग CLSA ने 15% की कटौती की है और साथ ही CLSA ये भी कह रहा है कि FY22 से हो सकता है कि आपको ग्रोथ और मार्जिन में बढ़त देखने को मिल सकती है। एक एक करके मैं आपको टारगेट प्राइस और रेटिंग बता देता हूँ। CLSA खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य जो है 970 से घटाकर 800 कर दिया। बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी की राय दे रहे हैं 750 रुपए पर लक्ष्य बरकरार है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 680 से बढ़ाकर 705 कर दिया है। यानी सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे हैं CLSA 800 रुपए का और सबसे कम लक्ष्य दिया UBS ने, ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 660 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो इन्फोसिस पर आपने देखी है ज्यादातर खरीदारी की राय, हालांकि लक्ष्य में जरूर बदलाव होते हुए देखा है। अन्य स्टॉक्स की बात करें आशीष, तो किधर है एक्शन आज? आज दीपांशु आपको पूरे दिन NBFCs में एक्शन देखने को मिलेगा। कारण यह है कि UBS ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां पर 9 NBFCs के जो टारगेट प्राइस है इसमें कटौती की है। साथ ही 2 दिग्गज कंपनियों की रेटिंग भी डाउनग्रेड की और इसके पीछे का कारण यह है
कि असेट क्वालिटी और ग्रोथ को लेकर जो चिंताएं, जिसके चलते इन्होंने टारगेट प्राइस और रेटिंग में बदलाव किए हैं। बजाज फाइनेंस पर देखिए रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल की रेटिंग को बदलकर बिकवाली की राय दे रहे हैं और लक्ष्य में देखिए भारी कटौती की है, 4,600 रुपए से घटाकर 1,600 रुपए का लक्ष्य दिया इन्होंने। उज्जीवन पर भी रेटिंग डाउनग्रेड की है, न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं फिलहाल और लक्ष्य जो है 450 से घटाकर 200 कर दिया है। इसके अलावा कुछ 7 एनबीएफसीज और है जहां पर एक खरीदारी की राय तो बरकरार रखे हुए हैं लेकिन लक्ष्य में कटौती की है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना होगा कि इन्होंने लक्ष्य की कटौती करने के बाद भी जो करंट मार्केट प्राइस है इससे ऊपर ही रखा है। मिसाल के तौर पर देखिए आप एचडीएफसी यहाँ पर 2850 से लक्ष्य को घटाकर 2100 कर दिया है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1650 से घटाकर 1000 रुपए कर दिया है, एमएनएम फाइनेंस यहाँ पर 500 से घटाकर 230, एलएनटी फाइनेंस 165 से घटाकर 80, इक्विटास 160 से घटाकर 60, एलआईसी हाउसिंग 475 से लक्ष्य को घटाकर 300 कर दिया है और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लक्ष्य 160 रुपए से घटाकर 130 कर दिया है और सभी पर इन 7 स्टॉक्स पर खरीदारी की राय बरकरार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1580 से घटाकर 1530 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि एनर्जी सेगमेंट में आगे आकर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने एसबीआई कार्ड्स पर रेटिंग की शुरुआत की है, ये खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू कर रहे हैं और लक्ष्य 680 रुपए का दे रहे हैं, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो 26% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कारण ये है कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड मार्केट में अगर आप देखें तो ये मार्केट लीडर है, इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। नोमेरा की रिपोर्ट आई है एचसीएल टेक पर जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 700 से घटाकर 570 कर दिया है। कह रहे हैं कि आईटी कंपनियों के लिए अब माहौल थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। एचडीएफसी बैंक पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1142 रुपए के लक्ष्य के लिए। और कुछ फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज पर नोमेरा की रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 4,426 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि आगे जाकर यूएस से आय में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और आखिरी रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, अल्ट्राटेक सीमेंट पर इक्वल वेट की रेटिंग दी है 3,425 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट जिन पर आज एक्शन दिखने वाला है। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत बिगुल के साथ। एक्सपर्ट्स का है दमदार पैनल, लेंगे पिक ऑफ द डे। वागले साहब गुड मॉर्निंग, शुरुआत कीजिए, बताइए क्या खरीदेंगे या बेचेंगे आज? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। आज मैं बेचूंगा, हालांकि कल मुझे लग रहा था कि बाउंस बैक आना चाहिए बट ऐसा नहीं हुआ। ऑब्वियसली जिस तरह से एसजीएक्स सजेस्ट कर रहा है हम लोअर लेवल्स देखेंगे। और इंडिगो एक स्टॉक है जिसने कल लास्ट आधे घंटे में एक ब्रेकडाउन दिया है, अभी एक 1004 का बंद है, जैसे ये 1000 तोड़ेगा मुझे लगता है एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होगी। आज के दिन में मुझे 972 तक के लेवल दिखाई देते हैं, मेरा स्टॉप लॉस होगा 1014 और ये मैंने बहुत कंजर्वेटिव दिया है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ये 950 945 तक भी जाए 1 से 2 दिनों में, तो मेरा व्यू इंडिगो पे बेरिश है। ओके, तो इंडिगो बेचेंगे 1014 के स्टॉप लॉस के साथ। और मैं अविनाश जी से पूछूंगा भी कच्चा तेल इतना गिर रहा है उसका फायदा इंडिगो को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी पता करेंगे। लेकिन उससे पहले 1014 के स्टॉप लॉस के साथ बेचना है। 972 पहला टारगेट है, उसके बाद गिरा तो 950 945 भी आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए राकेश जी भी हमारे साथ है। राकेश जी आपका स्टॉक कौन सा है आज का? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पहले एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, कल भी मैंने जब क्रूड की बात हुई थी तो हाईलाइट करा था कि प्रीमियम अनिल जी मारेंगे और आप देखें कि रोल ओवर प्रीमियम वहां पर भी काफी ज्यादा है और यहां पर भी काफी ज्यादा है। तो अनिल जी बॉटम फिशिंग जिन्होंने भी करी होगी क्रूड में उनकी तो तबाही हुई है और अभी भी अगर आप मई सीरीज और जून सीरीज के प्रीमियम देखेंगे एमसीएक्स में तो काफी ज्यादा है। और अनिल जी मेरा तो खरीदारी की राय है, पिक ऑफ द डे है सन फार्मा। सन फार्मा का टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है और जब से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की अनिल जी यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हुआ है काफी कंपनीज को यूएस एफडीए की क्लीन चिट मिली है। और जिस तरीके का सन फार्मा का चार्ट है, चार्ट ये बोलता है कि आने वाले समय में शायद यहाँ भी कोई पॉजिटिव न्यूज आए। तो गिरावट में अगर जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी से गिरावट के संकेत हैं, अगर गिरावट में सन फार्मा 460 465 के अराउंड मिलता है तो वहां पर खरीदारी की राय है। 457 का स्टॉप लॉस लगाएं और 497 के टारगेट के लिए सन फार्मा को लेने की राय है। ओके, तो सन फार्मा में करें खरीदारी। और कल सन फार्मा बसिन साहब भी अपने पिक के तौर पर देखे गए थे क्लोजिंग वाले शो में। कुणाल जी भी आ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपका क्या इरादा है?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले आपको, दीपांशु को, दोनों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। और अनिल जी, कल मैंने एक बहुत ही चिंताजनक समाचार सुना है कि मुंबई में कई सारे जर्नलिस्ट को भी कोरोना वायरस वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अनिल जी, आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोगों की चिंता हमें यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग लगातार स्टूडियो आते जाते हैं और कई सारे लोग टीम में हैं जो कि स्टूडियो आते हैं। तो हमारी ओर से अनिल जी आप सबको हिदायत है, एक आपसे आग्रह है कि बहुत अपना ध्यान रखें और बिल्कुल सावधानी से काम करें। और इसलिए कुणाल जी, हमने आज और थोड़ी टीम कम कर ली है। ऑफिस में जितने लोग आ रहे हैं उसमें हमने कुछ लोग कम भी किए हैं। और आज पहली बार इस पूरे कोरोना संकट में दीप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आज दीप भी पहली बार स्टूडियो में नहीं तो दीप ने अभी तक पूरी तरह से ऑफिस से मोर्चा संभाले हुए था। तो फिर कल हमने दीप को कहा कि अब आप भी है ना, बहुत हो गया, घर से काम करिए। तो आज से आप ये कह सकते हैं हमारे सारे एंकर्स इस वक्त घर से काम कर रहे हैं। जो टेक्निकल स्टाफ की टीम, जो जरूरी है कि भाई पीसीआर वगैरह वो तो हम रिमोटली नहीं चला सकते हैं, वो सिस्टम इक्विपमेंट्स ऑफिस में जरूरी है। तो बेर मिनिमम लोगों से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। और इसमें मैं है ना हमारे दर्शकों से ये कहना भी चाहता हूँ कि हो सकता है आपको आज कुछ चीजें उतने अच्छे तरीके से स्क्रीन पर आती है ना दिखें, कि ग्राफिक्स थोड़े कम पसंद आए, या हो सकता है कुछ चीजें थोड़ी से आने में वक्त लग जाएं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है हम दो गेस्ट के बीच में, दो एंकर्स के बीच में। तो प्लीज हमें माफ करें, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है कि जितने ज्यादा लोग घर पर रह के काम कर सकें, तो हम उसका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेग, डिले वगैरह हो सकता है, जो कभी कभी आपको इरिटेट भी कर सकता है कि अरे यार ये क्या है, अनिल जी ने बोला, दीप इतना टाइम लगा रहे हैं वापस से बोलने में। तो ये चीज, छोटी छोटी चीजें हो सकती है, जिसके लिए मैं आपसे पहले से ही माफी मांग लूं। प्लीज ये हमारे साथ बियर करिएगा थोड़े वक्त के लिए, ये जरूरी है, इसलिए हम कम से कम लोगों को घर पे बुलाए। जी कुणाल जी बताइए सर, आपका स्टॉक। अरे जी देखिए, मुझे बाजार की जो ये स्थिति बन रही है और जो वैश्विक संकेत हैं, ये देख करके बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि एक आपको काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और क्रूड में जो डिक्लाइन है जी, जिसकी चर्चा हम लोग कल भी कर रहे थे, ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, बिल्कुल असाधारण है। और आज अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पर भी एक रोक लगा दी है। तो दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म शुरू हो रहा है अनिल जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अभी मेरी बिकवाली की राय है अनिल जी, और मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक को बेचना चाहिए, जहां पर कि लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं। और कल इसमें एक बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन अंत में बाजार के समाप्ति के समय आते हुए दिखा था। तो मेरी राय में आरबीएल बैंक को बेचें। ये स्टॉक मुझे लगता है कि 100 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करें। पहला टारगेट 110 रुपए का होगा और यहाँ पर एक 124 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर आरबीएल बैंक में बिकवाली की राय। ओके, आरबीएल बैंक में बिकवाली करने की राय है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। तो फिर से बैंक्स आ रहे हैं जहां पर बिकवाली की जा सकती है। अविनाश जी हमारे साथ हैं, और अविनाश जी आपका भी स्वागत है। बताएं सर, क्या खरीदेंगे या बेचेंगे आप? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, मैं सुन रहा था, आप मुझे एक पहला क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो क्रूड ऑयल के कीमतें हैं उसका इम्पैक्ट एविएशन सेक्टर पे, स्पेशली इंडिगो पे क्या होगा। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अनिल जी, प्राइस डिक्लाइन तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कब एविएशन वापस नॉर्मल सी करेगा, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। हमको नहीं लग रहा है कि कम से कम FY21 में बड़ी कोई रिकवरी देखने को मिलेगी। तो भले ही प्राइसेस कम हो चुके हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में, जैसे वागले साहब ने कहा है, इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप होगा। रही आज का स्टॉक के बारे में, तो अनिल जी, हमको इंश्योरेंस सेक्टर काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि ऐसे चैलेंजिंग माहौल में इंश्योरेंस कंपनियां लगातार अच्छी तरह से ग्रो करेंगी। और यहाँ पे SBI लाइफ हमको काफी पसंद है। हालांकि अभी 700 रुपए का रेट है, अगर बाजार के कंडीशन से थोड़ा सा गिरता भी है तो हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को ये गिरावट में थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगले साल, 1.5 साल में हमको लग रहा है काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस स्पेस में ये काफी अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड है, एसेट क्वालिटी का कोई स्ट्रेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इनकी फंडिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक खरीदने का मौका है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लंबे अरसे के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त SBI लाइफ में खरीदारी करने की। kiranjadhav.com के किरण जाधव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से इस वक्त। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, दीप, सबको गुड मॉर्निंग। और कल मैंने कंजम्पशन और FMCG पे थोड़ा सा नेगेटिव रुझान था, इसलिए मैंने
कल हिंदुस्तान यूनिलीवर भी शॉर्ट करने के लिए कहा था, वो भी टारगेट हासिल होते नजर आए। आज मेरा सेल कॉल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे है। इसने भी एक इम्पॉर्टेंट नेकलाइन तोड़ दी है एंड ऑफ डे पे। वॉल्यूम थोड़े कम है पर जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है वो मुझे कंफर्ट दे रहा है शॉर्ट करने के लिए। मेरा स्टॉप लॉस कैश के लेवल्स की बात कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 545 का, 537 का क्लोज है। मुझे लगता है कि 520 से लेके 510 ये टारगेट सबको देखने को मिल जाने चाहिए आज के सत्र में। ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर्स यहां पर बिकवाली करने की राय है, जिसको बंसल जी की भाषा में गोदरेज सीपी आप कह सकते हैं, जो आजकल उन्होंने बोलना बंद किया है। 543 का स्टॉप लॉस है, 520 मेरे ख्याल से ये, हाँ जी हाँ, किरण जी ने ये टारगेट दिए नीचे की तरफ, अगर आप बिकवाली करके चलते तो यहां पर ये है राय। आइए अब फोकस करते हैं कई सारे और स्टॉक्स पे जहां पर एक्शन है। 520 और 510 का टारगेट है। अविनाश जी, कैसे देख रहे हैं आप इन्फोसिस के नतीजों को, और इन्फोसिस के नतीजों के दम पर आईटी सेक्टर पर राय क्या है आपकी? आई थिंक अनिल जी, नंबर्स जो आए हैं वो इन लाइन है, लेकिन जो कमेंट्री है और जो डिसीजन है मैनेजमेंट का कि गाइडेंस नहीं देना है, इसका क्लियर संकेत है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। इनफैक्ट यूरोप और यूएस में इनका जो बिजनेस है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि काफी चैलेंजिंग हेडविंड्स है। तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी अर्निंग्स और रिकवरी FY21 में तो आएगी, FY22 में ही होपफुली रिकवरी आने के संकेत है। तो यहां से डेफिनेटली फ्रेश खरीदारी का पोजीशन नहीं बनता है। जिनके पास है वो होल्ड करे, बट मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ी बहुत कमजोरी दिख सकती है। क्लियरली आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो नियर टर्म में ये कोरोना वायरस के कारण डेफिनेटली अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट होगा। ओके, इन्फोसिस पर आज नजर रहेगी। कल पॉजिटिव एक्शन था, मेरे को अगर याद है तो किरण जी की एक बाय कॉल भी थी, पर आज देखना पड़ेगा कि नतीजों के दम पर किस तरह का यहां पर रिएक्शन आता है। कुणाल जी, एक और आईटी सेक्टर से ही स्टॉक टाटा एलेक्सी, जब तक वायदा कारोबार में था ट्रेडर्स फेवरेट हुआ करता था, काफी हाई वॉल्यूम्स होते थे। अभी थोड़ा उतना एक्शन नहीं दिखने को मिलता है जितना पहले था, पर फिर भी ट्रेडर्स को काफी पसंद है। 2-3 दिनों से पॉजिटिव एक्शन भी दिखा रहा था। टाटा एलेक्सी पर क्या राय है सर? देखिए, यहाँ पर भी एक पुलबैक आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु, और मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आती है जो कि 750 रुपए से 760 रुपए के दरमियान है, और मुझे नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस आपको तुरंत पार होते हुए नजर आएगी। मुझे लगता है कि इन स्तरों पर एक बार ये स्टॉक रुक जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि अगर ये 700 के स्तर को तोड़ दे तो इसमें दोबारा कमजोरी हावी हो जाए। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है कि 700 के नीचे मैं शॉर्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा, बजाय इसके कि इन स्तरों पर इसमें खरीदारी की जाए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी पर राय। देखते हैं किस तरह का आज एक्शन आता है। नतीजे तो इनके अच्छे ही थे, पर हाँ, इनकी भी कमेंट्री थोड़ी खराब ही रही है, और फिर टाटा मोटर्स पे इनका जितना बड़ा डिपेंडेंस है उससे भी थोड़ा आपको असर आते हुए दिख सकता है। सीमेंट स्टॉक्स, किरण जी, यहाँ पर हमने बढ़िया एक्शन देखा है। लगातार रोज सीमेंट स्टॉक्स पर अच्छे कॉल्स आ रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट, हाइडेलबर्ग सीमेंट, दोनों ने ही कुछ कामकाज शुरू करा है जब से थोड़ी आंशिक राहत भी मिली है। अगर टेक्निकल लिहाज से देखें तो कौन से स्टॉक्स पसंद आएंगे? जेके लक्ष्मी पर क्या राय बनेगी सर आपकी? तीनों के तीनों चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, अंडर करंट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जेके सीमेंट की पहली बात करें तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1050 के ऊपर है तब तक ये प्रोबेबिलिटी है कि करीबन 1250 का लक्ष्य देखे जाए। हिडेलबर्ग का बात करें तो इधर मुझे लगता है कि एक जो बड़ा रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया था वो था करीबन 160, 163 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 160 के नीचे के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, और ये अगर मार्केट थोड़ा सा भी सुधार देता है तो इवेंचुअली ये स्टॉक 190 के और चलता नजर आ जाना चाहिए। जेके लक्ष्मी में जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है कि इधर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 212 के करीब, और आते दिनों में 240, 245 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो सीमेंट स्टॉक्स में हमने एक्शन देखा है। कल थोड़ी मुनाफा वसूली थी, पर आज एक बार फिर से खबरों में रहेंगे सीमेंट स्टॉक्स।